ताकि केदार घाटी बोलती रहे। हमारे पिताजी भी लाइब्रेरियन थे, तो उन्होंने हमको किताबें दी, और किताबों से बढ़िया दोस्त कोई नहीं है। होल तेरा भला दिन की खातिर जो गुलवे सड़कों में बोगे तू शहीदों कर्ज हुए पर अब चुकानो लकड़ेगी उठा जागा उत्तराखंड। केदारनाथ समुद्र तट से 3593 मीटर अथवा 11,755 फीट की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के पास केदारनाथ भगवान महादेव का वह अनोखा धाम जो 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ऊंचाई पर स्थित तो है ही और केंद्र है आस्था का, शिव में विश्वास होने का। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी आप सनातन साहित्य व पुराणों आदि से ले सकते हैं। मान्यता तो यह भी है कि केदार घाटी के रास्ते से ही पांडवों ने स्वर्ग को प्रस्थान किया था और स्वर्ग यात्रा के बीच में पड़ने वाले बहुमूल्य पड़ाव को ये सरकार बेचना चाहती है। जॉर्ज एवरेस्ट की 30,000 करोड़ की जमीन 1 करोड़ सालाना किराए पर एक कंपनी को दे दी गई है। अब इन भूमिखोरों की नजर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और चोपता जैसी जगहों पर लगी है। आज मैं मधमेश्वर के पास से ये संदेश भेज रहा हूँ। मधमेश्वर जो हमारा द्वितीय केदार है, वहाँ के रास्ते पर जो हमारे लोगों की पीढ़ियों से जो छानियां थी उनको उजाड़ने का कार्य भी सरकार कर रही है। चोपता को उजाड़ दिया है, बद्री और केदार की सारी जमीनों पर कब्जा करना चाहती हैं। इसीलिए मेरा उत्तराखंड वासियों से निवेदन है कि हम एक बार फिर से इस अत्याचारी अनाचारी सरकार के विरुद्ध कमर कस करके संघर्ष के लिए तैयार हो जाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। यहाँ जमीन ही नहीं बचेंगी तो यहाँ के लोगों के पास बचेगा क्या? यहाँ के युवा करेंगे क्या? कैसे इनको रोजगार मिलेगा? पहले इस घाटी का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी एक ऐसे शख्स के कंधों पर थी जिसकी नजरें भविष्य पर तो टिकी थी ही, लेकिन साथ ही जिसके पैर यहाँ की जल जंगल जमीन की बात करते थे और स्थानीय मुद्दों के लिए हमेशा मुखर रहते थे। अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार के मामले में ऐसे कदम उठाए जो आज किसी भी मील के पत्थर से कम नहीं। और देव योग से अब समय आ चुका है अपनी आवाज उठाने का, क्योंकि कुछ आवाजें दबा दी गई हैं, कुछ बैंक अकाउंट सीज कर लिए गए हैं। बहुत ज्यादा आक्रोश है, तो वो आक्रोश 20 तारीख को मतदान के रूप में कांग्रेस पक्ष में दिखेगा। पूरे राज्य के बहुमूल्य संसाधन बेचे जा रहे हैं। अगर हम नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? सदन में रखा तो सिर्फ क्योंकि ये स्वाभिमान की लड़ाई है। और वो विधायक थे मनोज रावत, जो चाहे नंदा गौरा कन्या योजना हो या भू कानून में जरूरी परिवर्तन हो, रावत जी ने हमेशा ही विधानसभा में केदार घाटी का पक्ष रखा। अब बात करते हैं जमीनों के उस खेल की जिसका जिक्र हमने अभी थोड़ी देर पहले किया। वही खेल जो पिछली त्रिवेंद्र सरकार में रचा गया और जिसके बाद पहाड़ के पहाड़ बेच डालने के रास्ते खोल दिए गए। दरअसल 6 अक्टूबर 2018 के दिन तत्कालीन प्रदेश सरकार ZLR एक्ट में अमेंडमेंट यानी संशोधन के लिए एक विधेयक लेकर आई। इसमें धारा 154(2) जोड़ते हुए पहाड़ों में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा भी खत्म कर दी गई और कृषक होने की बाध्यता भी। इसके साथ ही इस संशोधन में धारा 143A जोड़कर कृषि भूमि का भू उपयोग यानी लैंड यूज बदलने की राह भी बेहद आसान बना दी। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अब कोई भी पैसे वाला आए, पहाड़ों में बेहद कम बची हुई कृषि भूमि को जितना जी चाहे खरीद ले और आसानी से उसका लैंड यूज बदलकर जैसे चाहे इस्तेमाल करे। ये संशोधन जब उत्तराखंड विधानसभा में पारित किया जा रहा था तो एकमात्र विधायक जो इसका पुरजोर विरोध कर रहे थे वो थे केदारनाथ के तत्कालीन विधायक मनोज रावत।
विधानसभा में हुई उस दिन की कार्रवाई पर एक नजर डालिए। तत्कालीन मंत्री प्रकाश पंत ने यह विधेयक सदन में रखते हुए कहा कि कानून में इन बदलावों के बाद प्रदेश में नए उद्योग लगाने की राह आसान होगी। इस पर मनोज रावत ने सवाल करते हुए कहा कि आज तक जो औद्योगिक अवस्थापना बनाई गई है उस पर ही कितने उद्योग स्थापित कर लिए गए। इसके बाद सदन में जो संवाद हुआ जरा उसे गौर से देखिए। प्रकाश पंत: मान्यवर, हम यह भी कार्य करेंगे, जनता ने हमें इसलिए ही बैठाया है। मनोज रावत: मान्यवर, जमीन बेचने के लिए नहीं बैठाया है। मनोज जी की आवाज हमेशा विधानसभा में मुखर थी, उस हर कानून के खिलाफ जिसमें लूपहोल था। यहाँ देखिए, लोग रावत जी से अपने दिल की बात कैसे कर रहे हैं, जैसे उनका अपना ही कोई केदार घाटी का परिचित हो। और सच तो यही है कि रावत जी आप लोगों में से ही एक हैं। ये आपके भाई, मित्र, शुभचिंतक या अन्य कोई भी हो सकते हैं। मनोज रावत कौन है? इस बार फैसला आपको लेना है मतदान के जरिए, ताकि केदार घाटी बोलती रहे।